सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जी के स्टडी के NINH प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। और इसके साथ ही 15 अगस्त की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार है जो कि व्यस्त होंगे। और आज के हैं जो कि महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री से, ठीक है। और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है जो कि महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा गया है। बताइए क्या पूछा है कि पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान है, कहाँ पर है ये। पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान कौन से जिले में स्थित है। जयपुर। कहाँ पर है ये। पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान ये है जयपुर। कौन से जिले में, जयपुर में। और जो इसकी स्थापना है ये कब की गई थी। पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी, 2000 में, ठीक है, स्थापना, ठीक है। इसके अलावा जो कि पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी इन्हें कहा जाता है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो पंडित झाबरमल शर्मा को, ठीक, क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो यहाँ पर तो यही पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि पंडित झाबरमल शर्मा शोध संस्थान है कहाँ पर है, जयपुर। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और जिसकी स्थापना की गई थी कब, 2000 में। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो लगातार कंटिन्यू आप तैयारी को जो कि जारी रखें। ये नहीं कि एक दिन तैयारी कर रहे हैं फिर 2 दिन छोड़ रहे हो, ठीक है। कंटिन्यू तैयारी आपको जारी रखनी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई। तो क्या पूछा है कि राजस्थान के द्वितीय चरण की वार्षिक आय थी। राजस्थान के द्वितीय चरण की वार्षिक आय आपसे पूछी गई है। क्या राइट आंसर करने वाले हैं। पहले तो ये बताइए कि राजस्थान के द्वितीय चरण का क्या नाम था। राजस्थान के द्वितीय चरण का नाम, फटाफट आंसर दीजिएगा कि राजस्थान के दूसरे चरण का क्या नाम था। पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ। और इसका निर्माण कब हुआ था, पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि द्वितीय चरण की वार्षिक आय क्या थी। तो द्वितीय चरण की जो वार्षिक आय थी वो थी 2 करोड़ से अधिक। कितनी थी, 2 करोड़ से अधिक, यही पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वह सी ऑप्शन हो जाएगा। 184 लाख, ये तो कौन से संघ की वार्षिक आई थी ये बताइए आप मुझे। जो 184 लाख जो वार्षिक आई थी वो कौन से संघ की आई थी, तो मत्स्य संघ, ये थी मत्स्य संघ की वार्षिक आय। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, तो 184 लाख, ठीक है। या फिर पूछा जा सकता है कि 316 जो लाख है ये कौन से संघ की वार्षिक आय थी। वहां पर क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा कर आपको दिया जा सकता है कि 316 लाख वार्षिक आय थी कौन से संघ की, तो संयुक्त राजस्थान संघ की। संयुक्त राजस्थान संघ की वार्षिक आय कितनी थी, 116 लाख, सॉरी 316 लाख। कितनी थी, 316 लाख। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको बनाकर दिया जा सकता है। तो पूर्व राजस्थान संघ का पूछा है यहाँ पर द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का नाम था पूर्व राजस्थान संघ और जिसका निर्माण हुआ था 25 मार्च 1948 को। तो इसकी जो वार्षिक आय थी वो कितनी थी, 2 करोड़ से अधिक थी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है। 4 ऑप्शन है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछा गया है। क्या करने वाले हो, ये सारे जो क्वेश्चन है या फिर इसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। और अब आपको देखना है आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से राइट निकलते हैं और कितने रॉन्ग निकलते हैं। कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है, कौन सा जिला है, तो देख लेते हैं। 2011 की
जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? पाली। कौन सा जिला है? पाली। और पाली का कितना लिंगानुपात है? तो 1003। ठीक है। और न्यूनतम भी पूछा जा सकता है कि न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर। और धौलपुर का कितना है? तो 841। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर तो हमारा जो राइट आंसर है वे सी ऑप्शन हो जाएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो पाली है। और पाली का कितना है? 1003। ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात पूछा जाए तो धौलपुर करना है। और धौलपुर का कितना है? 841 लिंगानुपात। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वाधिक भी पूछा जा सकता है, न्यूनतम भी पूछा जा सकता है। बताइए, यहाँ पर आपको कलाकारों के नाम दिए गए हैं कि मीनाक्षी राठौड़ नाथीबाई का संबंध किस कला से है? कौन सी कला से है? कलाकारों के नाम भी दिए जा सकते हैं, जैसे मीनाक्षी राठौड़ या फिर नाथीबाई या फिर गोपाल सैनी। इनका संबंध कौन सी कला से है? तो ब्लू पोट्री से। ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन। और ब्लू पोट्री कहाँ का परंपरागत शिल्प है? जयपुर का। और ब्लू पोट्री की जो कला है इसको कौन लाए थे? मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम लेकर आए थे। या फिर ब्लू पोट्री का जो सर्वाधिक विकास है वे किसके समय में हुआ? सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के समय। राम सिंह द्वितीय के समय, यानी ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल अगर आपसे पूछा जाए तो वो राम सिंह द्वितीय का काल आपको करना है। ठीक है। इसके अलावा जो ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। और कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर तो आपको कलाकारों के नाम दिए गए, मीनाक्षी राठौड़, नाथीबाई या फिर गोपाल सैनी भी आपसे पूछा जा सकता है। इनका संबंध कौन सी कला से है? तो ब्लू पोट्री से। जबकि मीनाकारी जो कला है ये भी जयपुर की प्रमुख कला है। और मीनाकारी की जो कला है इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कुदरत सिंह। कौन है? कुदरत सिंह। ठीक है। उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार का नाम हिशामुद्दीन है। और थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार का नाम है महेश राज सोनी, जिन्हें 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से कलाकारों का नाम दिया जा सकता है कि जो कुदरत सिंह है इनका संबंध कौन सी कला से है। या फिर उस्ता कला से पूछा जा सकता है कि हिशामुद्दीन का संबंध कौन सी कला से है? तो उस्ता कला से। या फिर थेवा कला महेश राज सोनी, कि महेश राज सोनी का संबंध कौन सी कला से है? तो थेवा कला से है। और थेवा कला कहाँ की है? तो प्रतापगढ़ की है। ठीक है। और उस्ता कला बीकानेर की है। और जो मीनाकारी और ब्लू पोट्री है ये दोनों कला जयपुर की कला है। ठीक है। और मीनाकारी किसे कहते हैं? आभूषणों में रंग भरने की कला होती है। इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बताइए, 99% शुद्ध तांबे के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं? 99% शुद्ध तांबे के अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं? तो ये प्राप्त किए गए हैं गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है। ठीक है। और जो गणेश्वर सभ्यता है, गणेश्वर जो सभ्यता है ये कहाँ पर है? सीकर में। कौन सी नदी पर है? कांतली नदी पर। और कैसी सभ्यता है गणेश्वर? बताइए, गणेश्वर जो सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है भाई? ताम्रयुगीन। ताम्रयुगीन सभ्यता है। या फिर गणेश्वर जो सभ्यता है इसका समय क्या माना गया है? तो 2800 ईसा पूर्व इसका समय है। ठीक है। या फिर गणेश्वर सभ्यता की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो गणेश्वर सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। और जो गणेश्वर सभ्यता है इसका जो उत्खनन है
वो किया गया था 1977-78 में, किसके द्वारा? विजय कुमार के द्वारा। या फिर गणेशर सभ्यता को कैसी सभ्यता कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। जो गणेशवर सभ्यता है इसे कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, या फिर कह सकते हैं पुरातत्व का पुष्कर। क्या कहा जाता है इसे? पुरातत्व का पुष्कर। कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो गणेशर सभ्यता को कहा जाता है। अब यहाँ पर तो ये पूछा गया है कि 99% शुद्ध तांबे के जो अवशेष हैं वे कौन सी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं? तो गणेशर सभ्यता से। ठीक है, क्योंकि जो ये सभ्यता है किस सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है ये। ठीक है, सर्वाधिक यहाँ से क्या प्राप्त किए गए थे? तांबे के अवशेष। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, अंधेरी परियोजना का संबंध किस जिले से है? अंधेरी परियोजना, इसका संबंध कौन से जिले से है? चार ऑप्शन है और यहाँ पर आपको अपनी तैयारी का आकलन करना है। ठीक है, कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। कि अंधेरी परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? 12 जिले से है। इसके अलावा जो 12 जिले की और परियोजना बताइए मुझे भाई। अंधेरी परियोजना का संबंध 12 जिले से है और 12 जिले की कोई दो परियोजना और बता दीजिए। एक तो है लाहसी परियोजना, लाहसी परियोजना, और इसके अलावा बेतली परियोजना, नाम दिया जा सकता है वहां पर। या फिर परवन परियोजना। कौन सी परियोजना? परवन परियोजना। या फिर विलास परियोजना। या फिर अंधेरी परियोजना। अंधेरी परियोजना, ये सारी परियोजना कौन से जिले की है? ये है 12 जिले की परियोजना। तो कोई भी परियोजना का नाम उठाकर दिया जा सकता है कि बेतली या लाशी परियोजना कौन से जिले की परियोजना है, या परवन या विलास परियोजना का संबंध कौन से जिले से है। ठीक है, या फिर अंधेरी परियोजना का संबंध कौन से जिले से है? तो 12 जिले से। 12 जिले की सारी परियोजनाएं ये। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाने वाली देवी है। कौन सी देवी है हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाने वाली देवी? क्या पूछा है? हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाने वाली देवी का नाम आपको यहाँ पर देखना है। कौन सी देवी है? तो वो है जिलानी माता। और जो ये जिलानी माता है इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? बताइए कौन से जिले में है जिलानी माता का मंदिर? फटाफट आंसर दीजिएगा कि जो जिलानी माता है इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? तो इनका मंदिर है बेहरोड। कहाँ पर है? बेहरोड, कोटपुतली, बेहरोड जिले में। ठीक है, यहाँ पर अलवर नहीं करना है आपको, क्या करना है? कोटपुतली बेहरोड। ठीक है, इसके अलावा जो नारायणी माता है इनका मंदिर कहाँ पर है? राजगढ़, अलवर में। और नाइयों की कुलदेवी है नारायणी माता। इसके अलावा जो ब्राह्मणी माता है इनका मंदिर कहाँ पर है? शोरशन बारा। कहाँ पर है? शोरशन बारा में। और जो ब्राह्मणी माता है एक ऐसी देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है और पीठ का श्रृंगार किया जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऐसी कौन सी देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है या फिर पीठ का श्रृंगार किया जाता है? तो वो है ब्राह्मणी माता। ठीक है, जमवाई माता का मंदिर आप सभी जानते हैं जमवा रामगढ़ जयपुर में है। कहाँ पर? जमवा रामगढ़ जयपुर। और कछवा वंश की क्या है ये? कुल देवी। ठीक है, कछवा वंश की कुल देवी है तो जमवाई माता। और कछवा वंश की इष्ट देवी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको करना है शीला देवी। ठीक है, दोनों में इनमें अंतर है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। कौन सा शिलालेख है राजस्थान का? ये जो सारे क्वेश्चंस है जो अभी आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं इनसे संबंधित थ्योरी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो फटाफट आंसर आना चाहिए यहाँ पर कि राजस्थान का जो सबसे प्राचीन शिलालेख है वे कौन सा है? बड़ली का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बड़ली का
शिलालेख है। और जो ये बर्ली का शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त किया गया था और इसका समय बताइए आप मुझे। बर्ली का जो शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त किया गया था? अजमेर से। और राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है बर्ली का शिलालेख, या फिर ब्राह्मी लिपि का, या फिर ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन शिलालेख भी बर्ली का शिलालेख है। सबसे प्राचीन शिलालेख। अब बर्ली का जो शिलालेख है इसका समय बताइए क्या है। जो बर्ली का शिलालेख है इसका समय पूछ रही हूँ मैं आपसे, क्या समय है इसका? 443 ईसा पूर्व। कब का है ये? 443 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। ठीक है, बर्ली का शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, अजमेर से प्राप्त किया गया था। और ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन शिलालेख है बर्ली का शिलालेख, जिसका समय माना गया है 443 ईसा पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? बर्ली का शिलालेख। नेक्स्ट बताइए भाई, आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार उप आर्द्र जलवायु में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये मिट्टी वाला टॉपिक भी मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। बताइए यहाँ पर कि जो आधुनिक वर्गीकरण है उसके अनुसार जो मिट्टी है इसको कितने भागों में विभक्त किया है? 5 भागों में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जलवायु दे दी गई है कि उप आर्द्र जलवायु में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी उप आर्द्र जलवायु में? इनसेप्टी सोल्स मृदा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन। जबकि जो एंटी सोल्स मिट्टी है ये किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती है? शुष्क जलवायु में। ठीक है, एंटी सोल जो मिट्टी है ये तो पाई जाती है शुष्क जलवायु में, और एरिडी सोल जो मिट्टी है ये पाई जाती है शुष्क और अर्धशुष्क। कौन सी जलवायु में? शुष्क एवं अर्धशुष्क में, अर्धशुष्क जलवायु में। ठीक है, या फिर जो वर्टिसोल्स मिट्टी है ये पाई जाती है अति आर्द्र जलवायु में। कैसी जलवायु में? अति आर्द्र जलवायु में। और यहाँ पर दे रखा है इन सेप्टिसोल्स मिट्टी ये पाई जाती है उप आर्द्र जलवायु में, उप आर्द्र एवं आर्द्र जलवायु में। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन अगर आपको बनाकर दे दिया जाए कि इन सेप्टिसोल्स जो मिट्टी है वह राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है, तो क्या करोगे फिर? कि जो इन सेप्टिसोल्स मिट्टी है वह राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है या फिर कौन से जिलों में पाई जाती है? तो सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है इन सेप्टिसोल्स मिट्टी। ठीक है, यानी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ठीक है, इन सेप्टिसोल्स मृदा राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, जबकि जो वर्टिसोल्स मिट्टी है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। एंटीसोल जो मिट्टी है ये पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, और एरिडिसोल जो मिट्टी है ये अर्धशुष्क मरुस्थल और बागर क्षेत्र में पाई जाती है। क्षेत्र भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, यहाँ तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलमशाही सिक्के का संबंध किस रियासत से था? क्या पूछा है कि आलमशाही सिक्के का संबंध किस रियासत से था? कौन सी रियासत से था आलमशाही सिक्का? बताइए, 4 ऑप्शन है। आलमशाही सिक्के का संबंध है बीकानेर से। ठीक है, इसके अलावा बीकानेर का और कौन कौन सा सिक्का था? एक तो गजशाही सिक्के के बारे में हमने पढ़ा था कि गजशाही जो सिक्का है इसका संबंध बीकानेर से है, या फिर गंगाशाही, इसका संबंध कौन से रियासत से है? तो बीकानेर से। ठीक है, गजशाही, गंगाशाही और आलमशाही सिक्का, इन तीनों सिक्कों का संबंध है बीकानेर से। ठीक है, या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि प्रतापगढ़ का संबंध कौन से सिक्के से है? बताइए, प्रतापगढ़ जो रियासत है इसका संबंध कौन से सिक्के से है, या फिर सिक्के का नाम भी आपको वहां पर दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है प्रतापगढ़ जो रियासत है इसका संबंध है सालिम शाही सिक्के से। इस जो सालिम शाही सिक्का है वह है प्रतापगढ़ रियासत का। ठीक है, और झालावाड़ का मदन शाही सिक्का, ये मदन शाही सिक्का जो है ये किस रियासत से संबंधित है?
तो झालावाड़ से, और इक्ती सदा, कुचामन का संबंध है इक्ती सदा सिक्के से। ठीक है, तो इस प्रकार से नाम दिए जा सकते हैं आपको सिक्कों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, यदि मिट्टी का पीएच मान 7 से कम है तो ऐसी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है? ऐसी मिट्टी को क्या कहा जाता है? इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में कि यदि मिट्टी का पीएच मान 7 से कम है, ध्यान देने वाली बात है कम है, कितना 7 से कम है, तो ऐसी मिट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? ऐसी मिट्टी अम्लीय मिट्टी, या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और यदि मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक है तो ऐसी मिट्टी को कहा जाता है क्षारीय मिट्टी। ठीक है, ये भी ध्यान में रख सकते हो। मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक है, क्वेश्चन को इस प्रकार से भी बना कर दिया जा सकता है, यदि मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक है तो ऐसी मिट्टी क्या कहलाती है? क्षारीय मिट्टी। और मिट्टी का पीएच मान 7 से कम है तो ऐसी मिट्टी को कहा जाता है अम्लीय मिट्टी। और यदि मिट्टी का पीएच मान, यदि मिट्टी का पीएच मान 7 के बराबर है, 7 के बराबर है तो ऐसी मिट्टी क्या कहलाती है? उदासीन मृदा भी कहलाती है और उपजाऊ मृदा भी कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए भाई, निम्न में से मृदा अपरदन का कारण नहीं है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? मृदा अपरदन, पहले तो ये बताइए, मृदा अपरदन किससे कहते हैं? तो मिट्टी का कटाव होना। ठीक है, यानी मिट्टी का कटाव होने को ही कहते हैं मृदा अपरदन। अब यहाँ पर पूछा गया है कि मृदा अपरदन का कारण नहीं है, कौन सा कारण नहीं है? चार ऑप्शन है। मिट्टी अपरदन का जो कारण है भूस्खलन भी है, यानी भूमि का स्खलन होना। ठीक है, बढ़ता हुआ शहरीकरण भी है, और आदिवासी कृषि भी है। लेकिन फसल चक्रीकरण मृदा अपरदन का कारण नहीं है। यहाँ पर यही तो पूछा गया है कि मिट्टी के अपरदन का कारण नहीं है फसल चक्रीकरण। और मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? अधिक से अधिक वृक्षारोपण और खेतों के चारों ओर मेड़बंदी या फिर फसल चक्रीकरण को अपनाया जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए कि पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? यहाँ पर आपको जिलों के नाम दे दिए गए हैं। क्या पूछा है? पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? पहले तो ये बताइए, जो पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश है, आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, राजस्थान में जो कृषि जलवायु है उसको 10 भागों में बांटा गया है। और जो पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश है इसके लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया गया है? फर्स्ट एक का। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और फलोदी। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। भाई जोधपुर और जो फलोदी हैं ये तो आते हैं पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश में। जैसलमेर और बीकानेर जो ये जिले दे रखे हैं दूसरे ऑप्शंस में, बी ऑप्शंस में, तो बताइए ये कौन सी कृषि जलवायु के अंतर्गत आते हैं? अति शुष्क में। कौन से में आएंगे? अति शुष्क, अति शुष्क सिंचित प्रदेश में। क्वेश्चन बना कर दिया जा सकता है कि अति शुष्क सिंचित प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? तो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिला। ठीक है, इसके अलावा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये आते हैं सिंचित मैदानी प्रदेश में। सिंचित मैदानी प्रदेश में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला आता है, जबकि सीकर और नागौर आते हैं अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश में। मैदानी प्रदेश में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को तो कैसे भी वहाँ पर आपको बना कर दिया जा सकता है, या तो जिलों के नाम भी दिए जा सकते हैं, या फिर पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से आपको कृषि जलवायु प्रदेश का नाम भी दिया जा सकता है, और फिर वहाँ पर आपको ऑप्शंस में जिले दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से याद करना है कि पश्चिमी शुष्क सिंचित प्रदेश या फिर अति शुष्क सिंचित प्रदेश में कौन से जिले आते हैं, या फिर इनके लिए किस प्रकार के कोड का यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, ये निम्न में से रबी की फसल है।
निम्न में से रबी की फसल पूछी गई है कि निम्न में से रबी की फसल है कौन सी है, इसमें से रबी की फसल बताइए। रबी की फसल पूछा गया है, कौन सी फसल है रबी की। और ईमानदारी से बताना, आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं उसमें से आपके कितने राइट निकलते हैं, ठीक है। कि निम्न में से रबी की फसल है, चार ऑप्शन से। तो जो ये मूंग है, मूंग और मोठ, इसके अलावा गन्ना, ये जो तीनों फसल है ये कैसी फसल है भाई, खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। जबकि जो मटर है ये कैसी फसल है, रबी की फसल। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन के निम्न में से रबी की फसल है मटर। इसके अलावा मटर भी है, मसूर भी है, अलसी और सूर्यमुखी, गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये सारी है रबी की फसल। इसके अलावा मूंग, मोठ और गन्ना ये कैसी फसल है, खरीफ की फसल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्या पूछा है कि सत्यनारायण समिति के गठन के आधार पर राजस्थान का वन विभाग रखा गया था, किसको रखा गया था, कौन से जिले को। सत्यनारायण समिति के गठन के आधार पर राजस्थान का जो वन विभाग है किसे बनाया गया था, कोटा को, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन। जबकि सत्यनारायण समिति के आधार पर राजस्थान का जो खनिज विभाग है वो रखा गया था उदयपुर को, ये भी ध्यान में रख सकते हो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्यनारायण समिति के आधार पर राजस्थान का खनिज विभाग रखा गया तो उदयपुर को, और भरतपुर को क्या रखा गया था, कृषि विभाग। भरतपुर को बनाया गया था कृषि विभाग सत्यनारायण समिति के आधार पर। और जयपुर को बनाई गई थी राजस्थान की राजधानी, जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाई गई थी सत्यनारायण समिति के आधार पर। और न्याय विभाग कौन सा रखा गया था, जोधपुर। न्याय न्याय जो विभाग है सत्यनारायण समिति के आधार पर वो रखा गया था जोधपुर को। और शिक्षा विभाग रखा गया था बीकानेर को। शिक्षा विभाग ये बनाया गया था बीकानेर को। किसके आधार पर बताया, ये सत्यनारायण समिति के आधार पर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर यहाँ राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बताइए भाई कि लाल काले मृद भांड के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त किए गए। लाल काले मृद भांड, क्या पूछा है, लाल काले मृद भांड के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त किए गए, कौन से सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं। फटाफट आंसर दीजिएगा। लाल काले मृद भांड, आहड़ सभ्यता, कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता से। और जो ये आहड़ सभ्यता है इसका प्राचीन नाम बताइए। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है, क्या नाम है इसका प्राचीन, आघाटपुर, क्या नाम है, आघाटपुर इसका प्राचीन नाम है। और स्थानीय नाम क्या है इसका, धूलकोट। स्थानीय नाम क्या है इसका, धूलकोट। या फिर कह सकते हैं मृतकों का टीला। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मृतकों का टीला कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को। कहाँ पर है ये आहड़ सभ्यता, बताइए कौन से जिले में है, उदयपुर में है, कौन सी नदी पर है, आयड़ नदी पर, ठीक है। या फिर आहड़ सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी, 1953 में अक्षय कीर्ति के द्वारा। और उत्खनन 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। और फिर पुनः उत्खनन किया गया था इसका 1961 में SD साकलिया के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाल काले मृद भांड है ये कौन सी सभ्यता से प्राप्त किए गए हैं, आहड़ सभ्यता से। राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन। इसके अलावा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बताइए यहाँ पर किसमें दी गई है आपको, चालक चेतक का संबंध है। ये चालक चेतक, इसका संबंध कौन सी फसल से है, क्या है, किसमें है, चालक चेतक का संबंध है कौन सी फसल से, अफीम से। और अफीम को किस नाम से जाना जाता है, काला सोना। और अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सी जिले में होता है, तो चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अफीम को जाना जाता है काला सोना, काला सोना। और अफीम का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है वो है चित्तौड़गढ़, ठीक है। जबकि तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिला कौन से हैं, जालोर है, और दूसरा है अलवर। दूसरा कौन सा है, अलवर। और तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है।
इसबगोल का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो होता है बाड़मेर में। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? बाड़मेर में। इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है बाड़मेर। और इसबगोल की मंडी कहाँ पर है? भीनमाल जालोर में। ठीक है, अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मंडौर जोधपुर में। इसके अलावा कपास कपास जो अनुसंधान केंद्र है वो है श्री गंगानगर। कपास अनुसंधान केंद्र भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो है श्री गंगानगर। और उप केंद्र कहाँ पर है? बांसवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वे होगा सी ऑप्शन। इसके अलावा चालक, चेतक और जवार, ये जो जवार है, जवार शोला, इसका संबंध भी अफीम से है। ठीक है, अफीम से है इसका संबंध भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बताइए बिस्सा जाति की कुल देवी है। कौन सी कुल देवी है बिस्सा जाति की? चारों ऑप्शन इस प्रकार से आपको वहाँ पर क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि बिस्सा जाति की कुल देवी है, या फिर भाटी वंश की कुल देवी है, या कछवा वंश की कुल देवी है, या फिर कछवा वंश की आराध्य देवी है, या फिर चौहानों की कुल देवी है, या फिर भोपा वंश की कुल देवी है। तो कुल देवी याद कर लीजिए, आप रट लीजिए कि बिस्सा जाति की कुल देवी है तो आशापुरा माता। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि जो रानी सती है ये किस वंश की कुल देवी है? बताइए कौन से समाज की कुल देवी है? अग्रवाल, अग्रवालों की कुल देवी कौन है? रानी सती। और रानी सती का मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में। ठीक है, इसके अलावा विराटरा जो माता है ये भोपा वंश की कुल देवी है। भोपा वंश की कुल देवी कौन है? विराटरा माता। ठीक है, या फिर अंता देवी, ये ऊँटों की देवी है, ये ऊँटों की देवी है अंता देवी, या फिर ऊँटों के देवता हैं तो पाबू जी। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन की जो आशापुरा माता है ये बिस्सा जाति या बिस्सा समाज की कुल देवी है। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए कि मेवाड़ के गुइल वंश की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है ये, तो बताइए इसका राइट आंसर कि जो मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी है वो कौन से शिलालेख में मिलती है? मेवाड़ के गुहिल वंश पूछ रहा है आपसे, उसकी जो जानकारी है वो कौन से शिलालेख में मिलती है? तो वो है शामोली का शिलालेख। और ये शामोली का जो शिलालेख है ये कहाँ का है? कहाँ से प्राप्त किया गया था? उदयपुर। ठीक है, या फिर शामोली का जो शिलालेख, इसकी भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा है संस्कृत। कैसी भाषा है? संस्कृत। और इसकी जो लिपि है वो कैसी है? कुटिल लिपि। और जो शामोली का शिलालेख है इसमें ही गुहिल वंश की जानकारी मिलती है, मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भाषा भी पूछी जा सकती है कि शामोली का जो शिलालेख इसकी भाषा है या फिर इसकी लिपि कैसी है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बताइए संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख थे। संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख पूछा गया है। जो संयुक्त राजस्थान संघ है ये कौन सा चरण था भाई? तृतीय चरण। इस प्रकार से भी ध्यान रखे करो कि कौन सा चरण है? तृतीय चरण। और जो संयुक्त राजस्थान है इसका निर्माण कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948। कब हुआ था इसका निर्माण? 18 अप्रैल 1948 को निर्माण। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। और संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख पूछा गया है यहाँ पर, तो इसके राज प्रमुख थे भोपाल सिंह। मेवाड़ के भोपाल सिंह, भोपाल सिंह। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि भीम सिंह जो ये है, भीम सिंह ये कहाँ के राज प्रमुख थे? कौन से संघ के राज प्रमुख थे भीम सिंह? बताइए। पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, कहाँ के राज प्रमुख थे? पूर्व राजस्थान संघ के राज प्रमुख भीम सिंह थे। और उदयभान सिंह ये थे मत्स्य संघ के राज प्रमुख।
मत्स्य संघ के राज प्रमुख। ठीक है। और जो मानसिंह द्वितीय है ये थे व्रत राजस्थान संघ के राज प्रमुख। व्रत राजस्थान संघ के राज प्रमुख। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये व्रत राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन थे? तो मानसिंह द्वितीय। या फिर संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन थे? तो भोपाल सिंह। या फिर मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? धौलपुर के शासक उदयभान सिंह। या फिर पूर्व राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन थे? भीम सिंह। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग निकले हैं। ठीक है। तो आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।